तो 3 जनवरी को मेरे बाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया, अनायासी हो गया। उसके बाद पूरे देश के साथियों का फ़ोन, मैसेज और तमाम तरह की माध्यमों से वो अपनी सद्भावनाएं हमारे पास प्रेषित कर रहे थे। और कभी कभी मुझे लगता है कि देखिए, मेरा अपना मानना है कि परिस्थितियों का आना या ना आना आप पर निर्भर नहीं करता है, परिस्थितियों को कैसे जिया जाए ये आप पर निर्भर करता है। तो ये घटना नाश हो गई, लेकिन इसके बाद का जो प्रेम, जो स्नेह, जो लोग दुआएं आई, वो मुझे बहुत ताकत, बहुत हिम्मत दी। और कभी कभी ऐसे मौक़ों पर लगता है कि नहीं, आप सही राह पे हैं, सही उद्देश्य हैं, सही दिशा में हैं, क्योंकि देश भर के लाखों लोगों की जो स्नेह और दुआएं मिली। इसीलिए मजाक में मैं कह देता था, तमाम साथी कभी को पूछते हैं फ़ोन करके आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो हमने कहा हमारे साथ दवा और दुआ दोनों चल रही है, इसलिए जल्दी स्वस्थ होंगे, जल्दी ठीक होंगे। आप सबकी चिंता जायज़ है कि सर लाखों लोगों की उम्मीद हैं आप, उनकी भावनाओं को मैं हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं। और इतना हमारे प्रति चिंतित हैं आप सब, तो आपकी शुभकामना में मेरी तबीयत ठीक रहेगी, और है भी ठीक है। आप लोग भी निश्चित रहें, स्वस्थ हैं, हम बिल्कुल फिट हैं। अब हाथ का है, थोड़ा दिक्कत तो रहती है दैनिक क्रियाक्रम में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा आगे समय पे। 9 वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई आप सबको, और उम्मीद करता हूं आप सब जरूर स्वस्थ होंगे और आगे भी बेहतर रहेंगे। उसी के साथ अपनी बात मैं शुरू करता हूं, जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर आपसे मुझे बात करनी है। कुछ साथियों ने कहा कि अध्यक्ष जी, अब तो आंदोलन और कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, जब भी मेरे साथ कोई भी व्यक्तिगत लाइफ में दिक्कतें आती हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा चिंता भी इसी बात का करता हूं कि मेरे आंदोलन का क्या होगा, मेरे संगठन का क्या होगा, जो लोगों ने मुझसे अपेक्षाएं पाल रखे हैं उनके लिए मैं कितना कर पाऊंगा, ये मेरे जहन में रहता है। और उस दिन जब चोट भी मुझे लगी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही गया, ये नहीं कि कितना लगी है, क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जहन में बस यही गया कि आगे का मूवमेंट, आगे का संघर्ष, आगे की तैयारी कहीं ऐसा ना हो प्रभावित हो। ऐसा सोचा मैंने उस समय। लेकिन मैंने वही बता दिया कि परिस्थितियों का आपको जीना है, तो हमने सोचा जो इसमें बेहतर हो सकता है वो करूँगा, और कर भी रहा हूँ। कल भी एक डिबेट में था 8वें वेतन आयोग पर, इसके पहले भी लगातार जो संगठन के काम है उसको कर रहा हूँ। और मैं आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, जब आंदोलन की कोई डेट आपको ना मिली हो, इसका मतलब आंदोलन धीमा नहीं हो गया, इसका मतलब कि संगठन पर हमें काम करना है, संगठन पर फोकस करना है, संगठन को मजबूत करना है। क्योंकि जब डेट घोषित हो जाएगी तो फिर तो आप संगठन नहीं मजबूत कर पाएंगे, फिर तो आप आंदोलन के मोड़ पे आ जाएंगे। जब भी आंदोलन की डेट आपको न मिली हो या नहीं मिल रही हो, तो आपका काम है संगठन को मजबूत करना, क्योंकि मजबूत संगठन ही मजबूत आंदोलन कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब डेट ना मिली हो, डेट ना आपके सामने चार्ट आउट हुई हो, तो इसका मतलब आपको बार बार नहीं कहना चाहिए, आपसे जिम्मेदार साथी हैं कि आपको संगठन मजबूत करना। आपकी ब्लॉक में जिम्मेदारी, ब्लॉक मजबूत करी कि हमारी ब्लॉक में कहाँ कमियां रह गई, कहाँ और बेहतर करना, कैसे करना है। जिला है तो जिले में हमारी कैसे मजबूती होगी, कौन सा विभाग बचा हुआ है, कौन सी चीज़ें और मजबूत करना, मंडल में है, प्रदेश में है, देश में है। तो अपनी जिम्मेदारियों को जिस लेवल पे आप हैं उसमें मजबूत करें, क्योंकि संगठन जब मजबूत होगा तो आंदोलन अपने आप मजबूत होगा। तमाम लोग आह्वान कर देते हैं, लेकिन वो आंदोलन सफल क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे कारण है कि उनकी तैयारी नहीं होती है। अटेवा, NMOPS, उनके सहयोगी लोग जब किसी आंदोलन की डेट देते हैं तो उसकी विधिवत ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर लेवल तक तैयारी होती है, इसीलिए ये सफल होती है। और वो इस कारण है कि वो एक दिन में नहीं करते हैं। हम 365 दिन हमारा आंदोलन, हमारा संगठन, हमारे साथी लगातार काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। जब आंदोलन की डेट नहीं हो तो संगठन की मजबूती पर काम करते हैं, जब आंदोलन की डेट घोषित हो जाए तो आंदोलन की तैयारी पे काम शुरू कर देते हैं। इसीलिए अटेवा, NMOPS, उनके सहयोगी संगठनों का कार्यक्रम सफल होता है, क्योंकि हम 6 महीने साल भर में एक
काम कर लिए फिर बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं। हमारा उद्देश्य है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली, निजीकरण की समाप्ति। ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारे जेहन में रहता है, हमारे साथियों के जेहन में रहता है। तो मैं आप सबसे मैं कहूँ कि जब आपको मौका मिला तो अपने संगठन को मजबूती दें, उस पर काम को लगें। अभी 8वां वेतन आयोग आया। संसद सत्र जब चल रहा था तो हमारे साथियों द्वारा, हम भी दिल्ली में थे, तमाम सांसदों से निवेदन करके उसको लिखवाया गया कि भाई सरकार से पूछा जाए कि भाई 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं आएगा या कब तक आएगा। तो उसमें सरकार ने सीधा मना करती थी कि नहीं आएगा। सरकार के मना करने का मतलब नहीं कि ना हो गया, उनकी तरफ से ना है, हमारी तरफ से ना नहीं है। और इसीलिए कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए। क्यों? वो प्रेशर, वो दबाव कब बनेगा, किस हालात में बनेगा। हाँ, ये थोड़ा सा तर्क बदला है कि पहले सरकारें संसद में कोई बात कह देती थी तो अटल रहती थी। अब संसद में कही बात भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जा रही, जबकि पहले था कि संसद में कही गई बात है। संसद मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां देश की जनता से हम कोई बात कहते हैं तो मानते हैं कि वो हम करेंगे। चलो, वहां मना किया गया। बाद में परिस्थितियां बदली, दिल्ली का चुनाव आया, और हम तो इस बात को भी कल डिबेट में भी कहा, फिर कह रहा हूं, अगर इस देश में चुनाव ना हो तो देश की जनता कुछ मिले भी ना। अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा है। मैं आज पढ़ रहा था तमाम पार्टियों घोषणा पत्र। मैं आपके सामने एक सवाल भी पैदा करता हूं। दिल्ली घोषणा पत्र को, सभी पार्टियों को, मैं एक बात की नहीं कर रहा हूं, सभी पार्टियों घोषणा पत्र को देखिए, और जो वहां पर घोषणा पत्र में रखा जा रहा है, जहां सरकारें उनकी हैं, किसी भी पार्टी की, देखिए क्या वहां वो लागू है। अगर एक ही पार्टी की सरकार दूसरे राज्यों में है और दूसरे राज्य में हम उसमें सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों ने क्या गुनाह किया है जहां आप सत्ता में काबिज है, उनको नहीं मिल रहा है? क्या गुनाह किया है? अगर दिल्ली में कहा जा सकता है कि 500 में सिलेंडर होगा, अगर कहा जा सकता है कि मातृ शक्तियों की तरह दिया जा सकता है, तो जिन राज्यों में सरकारें वहां क्या दिया जा रहा है? इस सवाल बुद्धिजीवी होने नाते सोचना चाहिए। एक ही दल की सरकार एक जगह सरकार में है, वहां वो चीज नहीं मिल रही है, और जहां सरकार में आने के आतुर है वहां घोषणाएं हो रही कि ये होगा तो ऐसा कर देंगे। तो जहां वहां क्या, कौन सा गुनाह कर दिया उन लोगों ने? ये विचार नहीं पड़ सकता। और देखिए विजय कुमार बंधु, एक ही बात के लिए, मुद्दों की बात के लिए, हम मुद्दों की बात कर, और ये बात मैं बहुत सीरियस कह रहा हूं। वाह वाह इस पार्टी ने कह दिया, इस घोषणा पत्र में रख दिया, वाह वाह घोषणा पत्र में हो गया। देखिए वो अन्य राज्यों में इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोरा कागज है, झूठा वादा है। और मैं बार बार अपील करता हूं, अपने जब भी मध्यम मौका मिलता है मैं कहता हूं, बुद्धिजीवी समाज से हम लोग आते हैं, हमको इस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको मुद्दों पर लानी पड़ेगी। मुद्दों पर, जाति धर्म भाषा क्षेत्र पता नहीं क्या चल रहा है। दिन भर मैं डिबेट देख रहा हूं, खोलिए टीवी चैनलों पर, जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं। आज ही मैंने पढ़ा, दैनिक जागरण की खबर थी, मैंने उसको ट्वीट भी किया था, आज ही थी, कितने लाख वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, इन विभागों में इतने हजार खाली पड़े हुए हैं। उस पर कोई डिबेट नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं। पेंशन जैसे महत्वपूर्ण पर कोई चर्चा नहीं। देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के जी रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। देश के तमाम विभागों के सरकारी व्यवस्था को निजीकरण किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। बल्कि तमाम मीडिया खबरें निकाली जा रही हैं कि निजीकरण से फायदे होंगे। तो एक बार मूल्यांकन तो करिए। बिजली का निजीकरण उत्तर प्रदेश के या सही तमाम राज्यों में चल रहा है, तो क्या जिन जगहों पर हमने निजीकरण किया, क्या वहां पर रिजल्ट अच्छे हैं? क्या वहां बेहतर दे रहे हैं? शायद नहीं। इसीलिए मेरा निवेदन है आप साथियों से भी कि पुरानी पेंशन निजीकरण जो अटेवा एनएमओपीएस उनके सहयोगी संगठनों का एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ जुड़ाव है, लगाव है, उस पर आपको मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, तमाम लोग कभी कभी कहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया।
मैं आपसे फिर कह रहा हूं, हिमाचल में जब पेंशन लागू हुई तो सबको आई, और जब गई थी तो सबकी गई। अन्य राज्यों में गई थी तो सबकी गई थी, आई तो सबकी आई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि आप पैरोकार प्रवक्ता बने रहेंगे किसी पार्टी के, लेकिन नुकसान आपका भी होगा। अपने लिए, अपने मुद्दों के लिए, हक के लिए बात रखनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं पुनः सबसे कह रहा हूं, दिल्ली के तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को जरूर पढ़ें। और एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उभरेगा, जिस राज्य में भी आप हैं, पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, जिस राज्य में भी हैं, क्या वो पार्टियां आपके यहां वो सुविधाएं दे रही हैं? शायद नहीं। इसका मतलब झूठी बात है। और निजीकरण का सवाल, मैं जब इस आंदोलन में निजीकरण शब्द को जोड़ा जा रहा था, तमाम सारी दिक्कतें थी, तमाम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं एनपीएस हो, यूपीएस हो, निजीकरण हो, सब एक चीजें हैं, सब एक पहलू में है। और इसीलिए मैं तमाम अपने साथियों से कहता हूं, एनएमओपीएस को, उनके सहयोगी संगठनों में कहता हूं कि आप पर जिम्मेदारी बड़ी है। आप इस आंदोलन को सिर्फ अपने चंद पैसे के पेंशन की बात पर ना अडिग रहिएगा, ना आप चिंता करिएगा कि मेरे चंद पैसे का सवाल आपके बुढ़ापे का है, सवाल आपके भविष्य का है, सवाल आपके बच्चों का भी है, आने वाली पीढ़ियों का भी है। इसलिए आपको अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। और तमाम लोग, देश भर के जो साथी हैं, तमाम संगठनों के साथी हैं, मैं कह रहा हूं फिर से, 8वां वेतन आयोग आ गया ना, चलो जैसे भी आया हम स्वागत करते हैं, मैं बधाई देता हूं सरकार को। बस निवेदन जरूर करता हूं कि एनपीएस यूपीएस की तरह उसका झूला ना झुलाइएगा, कि कहने को 8वां वेतन आयोग और मिले कुछ भी ना। तो इसको जरूर सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इसका ध्यान रखें। और ध्यान रखना, वेतन आयोग की सिफारिश मानना ना मानना ये सरकार के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि वेतन आयोग ने सिफारिश कर दिया तो सरकार उसको मान ही लेगी। सरकार, वो अधिकार है उसका, मान भी सकती है, नहीं मान सकती। तो इसलिए सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया जाए, पूरे देश में खबर भी चल जाए, दिल्ली के लोग उछल कूद में खुश भी हो जाएं, और मिलने के नाम पर, क्योंकि याद करिए कोरोना काल का सबसे महत्वपूर्ण टाइम में सरकारी कर्मचारियों का डीए कितने महीने का है, किसी की जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कितने महीने का डीए आज तक नहीं मिला है। और जबकि सरकारी कर्मचारी के जीवन का सर्वश्रेष्ठ टाइम उस समय देश की और समाज की रक्षा करने में उन्होंने लगाया है, लेकिन डीए क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि हम तो खुश हो गए कि 8वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, मिला क्या? इस पर भी। और मैं तो आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करता हूं कि वेतन आयोग के सुझाव के लिए, जिनके लिए आप लाए हैं, उस वर्ग को, शिक्षक कर्मचारी वर्ग को भी आप उसमें प्रतिनिधि के रूप में रखें, जैसे वो अपनी बात कह सके, अपने आंकड़े दे सके, वो भी अपनी बात, क्योंकि जिसके लिए बन रहा है उसका भी तो विचार होना चाहिए। मैं 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों, कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं देश के, उनकी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि उसमें रखा जाए, रखा जाना चाहिए। शिक्षा के लिए सुधार की बात हो और शिक्षा का कोई विभाग से कोई ना हो, फिर उसको सुधार का क्या लेना देना है? इसलिए वेतन आयोग में शिक्षक प्रतिनिधियों को, कर्मचारी प्रतिनिधियों को से सरकार को रखना चाहिए। अब आता हूं अपने विषय पर। 8वां वेतन आयोग, बहुत लोग कहते थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन परिस्थितियां बढ़ती हैं, आ गया। बहुत सारे लोगों को इस दौरान में आप देखे होंगे, जब प्रचंड बहुमत से बिना बहुमत के आए तो तमाम रास्ते निकले। और मैं एक बात नहीं, किसी पार्टी की जो सत्ता में है,
मेरा अपना मानना है कि जनता को सरकारें बदलती रहनी चाहिए, उससे जनता का फायदा होता है, सरकार के लोगों में तानाशाही की प्रवृत्ति नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है, कोई भी हो। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग थोड़ी सक्रियता बढ़ा दीजिए। 8वां वेतन आयोग भी आया, तमाम चीज़ें तमाम राज्यों में भी जो विज्ञापन संबंधित पेंशन की व्यवस्था थी वो भी आई। ऐसे ही संघर्ष को तेज करिए, संगठन को मजबूत करिए। मैं 110% नए साल में 2025 में कह रहा हूँ, 110% इस देश में पुरानी पेंशन लागू होगी। अभी बात कहता हूँ तो लोग कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता। हुआ ना तमाम चीजें ना, संघर्षों की बदौलत हुआ है, खुशियों बदौलत नहीं हुआ है, आगे भी होगा। बस अटेवाय नमो ओपीएस उनके सहयोगी संगठनों को साथ देते रहिए। अब तो बहुत चीजें क्लियर हो गई ना, बहुत लोगों ने इधर उधर गुमराह करने की कोशिश की, तमाम तरह के अपने मिथक बनाए। हुआ क्या, पूरे देश की आशा का एकमात्र केंद्र बिंदु है नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका बैनर, उसके लोग, उनका संगठन। और मैं तमाम लोगों से कहता हूं, ठीक है आपको पद की लालसा है, कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापे को भी याद रखना। जो लड़ाई एक मजबूती से चल रही है, उस मजबूती में ताकत दीजिए, उस मजबूती में आप अपना योगदान करिए। और इस बात को पूरा देश देख गया है, समझ गया है, और इसीलिए अगली जब चढ़ाई होगी तो इसकी कई गुना मजबूती से होगी। टैक्स की बात लिख रहे हैं, मैं तो बहुत क्लियर हूं। न्यू पेंशन के नाम पर पेंशन खत्म, नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा खत्म, नए टैक्स के नाम पर सारी बचत व्यवस्थाएं खत्म। ये बात बिल्कुल सही है, किसी साथी ने लिखा है टैक्स की बात, न्यू स्लेब, टैक्स स्लेब और पुराना। आज मैं आपसे कह रहा हूं, नए टैक्स स्लेब व्यवस्था में बचत की जो एक भूख होती थी, जो बचत की एक व्यवस्था होती थी, बचत का एक जो स्वभाव तैयार किया जाता तो खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसमें से सब नील हो गया। यूं ही नहीं कोई चीज बनी थी, और हर चीज से व्यवसायिक दृष्टिकोण से वेलफेयर स्टेट नहीं बनाई जाती है। तो हम तमाम साथियों से इस बात के लिए आशान्वित कर रहे हैं कि आप अपने संघर्ष को बढ़ाइए। जैसे अभी 8वां वेतन आएगा, ऐसे किसी दिन आपको सुनने को मिल जाएगा कि इस देश में पेंशन भी बहाल हो गई। एनपीएस पेंशन नहीं है, यूपीएस पेंशन व्यवस्था नहीं है, नहीं है। ओपीएस मतलब ओपीएस। एक मजबूत आंदोलन इस देश के अंदर पुनः बढ़ाया जाएगा, पुनः संघर्ष की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास रखिए, विश्वास रखिएगा। जैसे आपने तमाम पिछले कई सालों से, और उसके परिणाम भी आए हैं, ऐसे एक दिन आपको खबरें मिलेंगी, खबरें मिलेंगी कि ओल्ड पेंशन लागू। लेकिन संघर्ष छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप सोचो अच्छा वो तो विजय बंधु ने कह दिया, अब तो संघर्ष करने होते हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका आपको निभानी पड़ेगी। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।